अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स 1 का लेक्चर नंबर 19 है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर। हमने इससे पहले जो है वो आयोनाइजेशन चैम्बर को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, और उससे पहले हम बहुत सारे डिटेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने जीएम काउंटर को, सेंटिलेशन डिटेक्टर, इसके अलावा डिफरेंट जो है वो डिटेक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। इसी तरह अगर हम प्रीवियस डिटेक्टर्स की बात करें, जैसे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर था और जीएम काउंटर था, तो ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिकली डिटेक्ट करते थे कि रेडिएशंस आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, तो ये तो डिटेक्शन के लिए थे। फर्दर जो है आयोनाइजिंग चैम्बर जो है, वो आयोनाइजेशन चैम्बर जो है उसको हमने डिस्कस किया कि वो आयोनाइजिंग गैस का जो है वो उसकी मदद से हम उसमें मेयर कर रहे थे। आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस थी जो एंटर हो रही थी उनको मेयर भी कर रहे थे और उसकी डिटेक्शन भी कर रहे थे। लेकिन विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है इसका फंक्शन इन सबसे डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास, जो हम यहाँ पे यूज़ करें ना, कोई भी आयनाइजिंग पार्टिकल्स यूज़ करें, तो ये एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि विजिबल पाथ हमें बताएगी। विजिबल पाथ किसका होगा? विजिबल पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो रेडिएशन जब एंटर हुई हैं उन्होंने आयोनाइजिंग जो है वो क्रिएट की है, तो आयोनाइजेशन की वजह से जो क्रिएट होने वाले पार्टिकल्स होंगे उनका विजिबल पाथ हमें जो है वो बताएंगे। ये आयोनाइजिंग पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? ये अल्फ़ा रेडिएशंस हो सकती हैं, बीटा रेज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। उनकी एंट्रेंस, यानी कि जब भी उनकी एंट्रेंस हुई है, अल्फ़ा पार्टिकल्स इंटर हुए हैं, बीटा पार्टिकल्स इंटर हुए हैं, उन्होंने जो रेडिएशन क्रिएट की है, तो वो पार्टिकल्स किस किस पाथ से गुजर के गए हैं वो वहाँ पे वैसे ही आयोनाइजेशन क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली उसी की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने यहाँ पे देखनी है। यानी हमने जब पाथ की विजिबिलिटी देखनी होती है तो उसके लिए हम विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें कि प्रिंसिपल इसका क्या है, तो बेसिकली ये जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? इसने कंडेंसेशन के प्रिंसिपल पे काम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सुपर सैचुरेटेड, इसके प्रिंसिपल में सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, अब ये सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कैसे क्रिएट होंगे पहले तो ये देखना है। तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है? आपने केमिस्ट्री में पहले इसको डिस्कस किया होगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, कि आप सैचुरेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन फर्दर आप जैसे कि अगर हम पानी में जो है वो चीनी को हल करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है कि फर्दर शुगर जब हम उसको डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर हम फर्दर उसको हीट अप करें एंड देन जो है वो शुगर को ऐड अप करें, उसमें ऐड करें, तो फिर भी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पहले तो शुगर ऐड होगी सैचुरेटेड सोल्यूशन में, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब जो है मज़ीद शुगर ऐड अप नहीं हो रही है, यानी उस पॉइंट पे आके वो जो हमारा सोल्यूशन था वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हम क्रिएट करेंगे। ये हम क्रिएट कर सकते हैं एयर के साथ अल्कोहल को ऐड करके। ठीक है, अल्कोहल वैसे हमें पता है कि बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो बेसिकली अल्कोहल ने एयर के साथ मिलके सुपर सैचुरेटेड वेपर्स क्रिएट कर देने हैं। और यही वाले जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं ये क्या करेंगे? ये कंडेंस कर देंगे। ठीक है, कंडेंसेशन क्रिएट करेंगे। कंडेंस किसको करेंगे? बेसिकली यही वाले जो वेपर्स हैं ये कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडेंस होंगे, किसके ऊपर होंगे? जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे या हमारे जो भी आयंस होंगे, डस्ट होगी या आयंस होंगे, उसके ऊपर ये क्या होंगे? उसको बेसिकली कंडेंस कर देंगे। इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपके जो है वो रूम में बिल्कुल अंधेरा है और हमने दरवाजे में थोड़ा सा एक दो सुराख मौजूद हैं, तो क्या होगा कि बाहर से लाइट आ रही है, तो जब वो रूम के अंदर आएगी, या फिर ऐसे करें कि रूम में हल्की लाइट है लेकिन बाहर से बहुत तेज़ वाली जो है वो सनलाइट आ रही है, तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ से वो सनलाइट गुजर के जाएगी वहाँ पे आपको कुछ ट्रैक्स नज़र आते हैं। उस सनलाइट के पाथ में ना हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं, तो बेसिकली वो ट्रैक विजिबल हो रहा है, उन पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, लेकिन बाकी सब पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते। तो ऐसा ही कोई जो है वो हमने यहाँ पे भी सिस्टम इंड्यूस करवाना है विल्सन क्लाउड चैम्बर में। नेक्स्ट अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं जिसमें हमने एक विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो डेवलप करवाया हुआ है। यहाँ पे देखें, एक हमने पिस्टन लिया हुआ है, मूवेबल पिस्टन। पहले तो एक सिलेंडर है जिसकी साइड्स सारी जो हैं वो मेटालिक हैं। ठीक है, साइड्स इसकी क्या होंगी? ये जो हमने सिलेंडर यहाँ पे लिया हुआ है, सिलेंडर, इसकी सारी साइड्स जो हैं वो क्या होंगी? मेटालिक होंगी। लेकिन इसकी जो अपर साइड होगी ना वो ग्लास की होगी। ठीक है, और इसकी जो साइड वाली बाउंड्रीज जो हैं वो मेटालिक जो हैं मेटालिक होंगी, लेकिन जो इसकी अपर साइड होगी
अपर साइड इसकी क्या है, यानी कि ये जो अपर यहाँ से इसको कवर किया हुआ है ये ग्लास विंडो की है, ठीक है। यहाँ पे हमने मेटल जो है वो यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, ये ग्लास विंडो की है। अब देखें इसमें क्या होगा कि साइड पे यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स लिया हुआ है। लाइट सोर्स क्यों लिया हुआ है, ताकि हम किसी भी पाथ को जो है वो विजिबल कर सकें। पाथ तभी विजिबल होगा जब लाइट जो है वो हम यहाँ पे जो है वो उसको क्रिएट करेंगे। अब होगा क्या, देखें सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं, बाद में मैं इसकी वर्किंग की तरफ चलूँगी। एक्सटर्नली यहाँ पे हमने बैटरी अप्लाई की हुई है, मूवेबल पिस्टन है यहाँ पे, और ऊपर हमने ग्लास विंडो, और इसी पूरे इसमें होने वाले पूरे फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे कैमरास मौजूद हैं। और इसको पूरे सिस्टम को वैक्यूम करने के लिए हमने यहाँ पे एक जो है वो छोटा सा होल क्रिएट किया है। यहाँ से हम इसको सारे को वैक्यूम कर लेंगे, ठीक है, सारी एयर को वैक्यूम कर लेंगे। सबसे पहले देखें कि हमने पिस्टन को ऊपर मूव करवाया। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, पिस्टन को ऊपर मूव करवाएंगे ताकि इसमें से सारी एयर को वैक्यूम आउट किया जा सके। वैक्यूम कर लिया तो अब क्या होगा, यहाँ से हमने एक होल रखना है, ठीक है, बेसिकली वो मैंने ऐसे बना दिया। इसमें से एक होल रखेंगे ताकि रेडिएशन को हम इसके अंदर एंटर कर सकें। फ़र्ज़ करें रेडिएशन जो है वो एंटर हुई है, फिर वो इधर को चली गई है, फिर उसने जो है कोई और पाथ ले लिया। तो देखें रेडिएशन जो सिस्टम के अंदर एंटर हुई, इसमें जो गैस मौजूद थी, हमारी एयर मौजूद थी, बेसिकली एयर, वो क्या करेगी, उसमें जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पे क्या, ये जो हमारे पास पिस्टन है, ये जो पिस्टन है ना, इसको हमने क्या किया हुआ है कि इसको सॉक्ड किया होता है अल्कोहल में, यानी कि अल्कोहल में डिप करके ना उसके बाद ये पिस्टन हमने रखा हुआ है। इसके ऊपर एक लेयर है कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमने ब्लैक फेल्ट पैड इसके ऊपर रखा हुआ है, जिसको हमने अल्कोहल में डिप करके लगाया हुआ है इस पिस्टन के ऊपर। अब देखें इस पिस्टन के ऊपर वो अल्कोहल मौजूद है, जिसके वेपर्स जो हैं, क्योंकि उसने हर वक्त वेपराइज फॉर्म में जाना है, तो उसके वेपर्स यहाँ पे जाएंगे और इस एयर के साथ मिलेंगे। ये एयर जब अल्कोहल के साथ मिल गई तो इसने क्या क्रिएट कर दिया, ये अल्कोहल के साथ मिलके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बना देगी, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स बना देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होना है कंडेंसेशन का, इन्हीं वेपर्स ने कंडेंस होना है। तो ये कैसे होंगे, देखें यहाँ पे वेपर्स हो गए, इस पूरे सिस्टम के अंदर वेपर्स जो है उनका एक क्लाउड मौजूद है। यहाँ से रेडिएशन एंटर होगी, रेडिएशन एंटर होते ही क्या करेगी, जहाँ जहाँ से ये गुजर के जाएगी, तो हमेशा जहाँ से रेडिएशन गुजरती है वहाँ पे वो आयोनाइजेशन क्रिएट कर देती है। तो वहीं से गुजरते हुए वो इन वेपर्स को क्या करेगी, आयोनाइज कर देगी। अब पहला प्रोसेस हमने क्या किया कि हमने सुपर सैचुरेटेड वेपर्स क्रिएट किए, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा था वर्किंग में टू क्रिएट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन है बेसिकली सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। सेकेंड जो है वो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे रेडिएशन को एंटर किया। यही रेडिएशन जब एंटर होगी सिस्टम में तो क्या करेगी, ये आयोनाइजेशन क्रिएट कर देगी। जहाँ जहाँ से ये रेडिएशन ने गुजरते जाना है वहाँ पे आयोनाइजेशन जो है वो क्रिएट होती जानी है, ठीक है। ये जब आयोनाइजेशन क्रिएट हो गई तो इस आयोनाइजेशन ने फर्दर क्या करना है, देखें यहाँ पे अब फ़र्ज़ करें बहुत सारे आयंस मौजूद हैं। अब क्या करेंगे, देखें इस पिस्टन को हम एकदम से नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कंडेंसेशन जो है उसका प्रोसेस हमने यहाँ पे करवाना था। तो हमेशा हमें पता है कि किसी भी गैस को या वेपर्स को कंडेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अचानक से सडन एक्सपेंशन जो है, सडन एक्सपेंशन कॉज कूलिंग। सडन एक्सपेंशन जब भी हम करते हैं तो वो कूलिंग कॉज करती है, कूलिंग क्रिएट करती है, ठीक है। और ये हमारा हो गया, मतलब कि इसकी वजह से हमने क्या किया कि हमने कूलिंग जो है उसको क्रिएट कर लिया। यानी कि बेसिकली कूलिंग कब होगी, कूलिंग तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, बेसिकली हमें कंडेंसेशन चाहिए। तो ये कंडेंसेशन ही है, कंडेंसेशन की मदद से ही कूलिंग क्रिएट होती है, ठीक है। ये हमारा जॉल थॉमसन इफेक्ट है कि जब भी हम सडन एक्सपेंशन करते हैं कूलिंग क्रिएट होती है। कूलिंग जो है बेसिकली कंडेंसेशन है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कंडेंसेशन क्रिएट कर सकते हैं अगर हम सडन एक्सपेंशन करें। देखें पहले मैंने इस पिस्टन की मदद से इसको कंप्रेस किया हुआ था ना सिस्टम को, इसमें मौजूद वेपर्स सारे कंप्रेस हुए हुए थे। जैसे ही एकदम से पिस्टन को हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तो सडन एक्सपेंशन होगी। यही एक्सपेंशन जो है यहाँ पे इन वेपर्स के कंडेंस होने का बायस बनेगी, यहाँ पे वेपर्स की कंडेंसेशन हो जाएगी। जब ये वेपर्स कंडेंस होंगे तो ये याद रखना है कि जहाँ पे आयोनाइजेशन क्रिएट होगी उन पॉइंट्स पे ज़्यादा कंडेंसेशन शो होगी। बेसिकली क्या होगा कि ये पूरी एयर और अल्कोहल के वेपर जो हैं वो कंडेंस हो चुके हैं, लेकिन जो पाथ, जो ट्रैक रेडिएशन ने लिया था, यानी रेडिएशन ने जिन पाथ से गुजरते हुए
आयोनाइजेशन क्रिएट की थी वो आयोनाइज्ड पाथ जो होगा, यानी जैसे मैंने ऊपर भी ये लिखा था ना यहाँ पे कि हमेशा जो कंडेंसेशन होगी वो ज़्यादा कहाँ पे होगी, डस्ट पे या आयंस पे, ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल था। तो इसी को हमने यहाँ पे लेना है कि अब जो यहाँ पे आयंस क्रिएट हुए थे वहाँ पे ज़्यादा कंडेंसेशन हुई है, तो ज़्यादा कंडेंसेशन को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे मौजूद लाइट सोर्स से। ये लाइट सोर्स क्या करेगा, जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो यही वाला ट्रैक जहाँ पे ज़्यादा कंडेंसेशन हुई थी वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रैक, ठीक है, या अदर जो भी उसका इन्वायरमेंट होगा उसकी बजाय ये वाले जो ट्रैक्स होंगे जहाँ जहाँ से रेडिएशन गुजर के गई है और उसने आयोनाइजेशन क्रिएट की है वो वाले पाथ ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे, यानी हमें अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रेडिएशन ने गुजरते हुए कौन सा ट्रैक लिया। अब इसको हम ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे कैमरा यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इस पूरे फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने क्या किया कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस या जो भी रेडिएशंस हमने लिए हैं उनके पाथ जो हैं वो देख लिए। जैसे अब देखें जब पॉजिट्रॉन की हुई थी, पॉजिट्रॉन क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है। तो जो हमारे पास जो पॉजिट्रॉन है ना, जब उसकी डिस्कवरी हुई थी तो उसमें भी विल्सन क्लाउड चैम्बर का एक अहम रोल रहा है। अब देखें जब भी कोई भी आयन जो बेसिकली पार्टिकल कोई भी डिस्कवर किया जाता है या कोई रेडिएशन डिस्कवर की जाती है तो उसको विल्सन क्लाउड चैम्बर में से गुजारा जाता है ताकि उसका ट्रैक जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट थी विल्सन क्लाउड चैम्बर जो था, ताकि हम किसी भी चीज़ के लिए जो है वो हम किसी भी रेडिएशन का ट्रैक इजीली मेजर कर सकें। अब अगर हम अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स की बात करें तो पहले अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फ़ा पार्टिकल कैसा पाथ क्रिएट करेगा। अल्फ़ा पार्टिकल की जो आयोनाइजेशन है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा होती है, इसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा आयोनाइजेशन क्रिएट करेगा। आयोनाइजेशन ग्रेटर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन हुई है तो जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रैक मिलना है इसका अल्फ़ा पार्टिकल का। जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन उतनी ही ज़्यादा कंडेंसेशन, एंड कंडेंसेशन जितनी ज़्यादा होगी लाइट सोर्स हमें उतना ही ज़्यादा ब्राइट जो ट्रैक्स हैं वो हमें देगा। यानी जब हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल हमें बहुत सारे विजिबल पाथ, इस तरह से स्ट्रेट पाथ और विजिबल जो हैं वो बहुत सारे पाथ हमें दे देता है। जैसे यहाँ पे हम अल्फ़ा सोर्स रखें और बहुत सारे इसके ट्रैक्स हमें मिल जाएंगे। अब अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल की जो आयनाइजेशन पावर है, आयनाइजेशन इसकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, आयनाइजेशन इसकी क्या होगी, लेस देन अल्फ़ा पार्टिकल। तो इसकी आयनाइजेशन लेस होने की वजह से ये हमें जो है इतनी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूस पाथ नहीं देगा बल्कि डिसकंटिन्यूस ट्रैक हमें दे देगा। यानी ये तो था ना अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। अब अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल के लिए यही ट्रैक जो है ये कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बीटा पार्टिकल लिया तो कुछ इस तरह से, जैसे बहुत कम इसमें जो है वो कंटिन्यूस हमें बिहेवियर मिलेगा, बहुत डिसकंटिन्यूस बिहेवियर हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा बीटा पार्टिकल के लिए ट्रैक। अब अगर हम, ये था बीटा के लिए, ठीक है। अब अगर हम गैमा रेज की बात करें तो गैमा रेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा कम आयोनाइजेशन पावर रखती हैं, ठीक है। लोएस्ट आयोनाइजेशन होने की वजह से आयोनाइजेशन क्या है, बहुत ज़्यादा लोएस्ट है। तो अब कहीं कहीं पे जो है वो इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में कहीं कहीं पे आयोनाइजेशन क्रिएट होनी है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि पहला जो है वो ट्रैक हमें मिला है कहीं यहीं यहाँ पे इस तरह से, दूसरा जो है वो इधर मिल गया, तीसरा इधर मिल गया, कहाँ जो है वो कहीं कहीं पे हमें जो है वो ऑब्जर्व होगी कि आयोनाइजेशन हुई है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो पाथ बनेगा वो बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूस होगा, यानी कहीं कहीं पे जो है वो पाथ में मिला, जैसे एक यहाँ पे मिल गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरह से जो है वो गैमा रेस के लिए हमें पाथ मिलता है। तो इसका मतलब है कि जब हम विल्सन क्लाउड चैम्बर देखते हैं उसमें जब हम इस तरह से, यानी कि पहले तो हमने क्या किया कि रेस को एंटर किया, हमें पता था कि हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को एंटर कर रहे हैं और हमने उसका पाथ जो है वो ऑब्जर्व कर लिया। दूसरा बीटा को एंटर किया, उसके भी हमने देख लिया, गामा के लिए भी देख लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें पार्टिकल्स का या रेस का पता ही ना हो कि हम कौन सी एंटर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि अल्फ़ा के लिए बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस बिहेवियर मिलना है और बीटा के लिए थोड़ा कम जो है वो कंटिन्यूस होगा, और जो होगा गैमा रेज उनका तो कोई डेफिनेट ट्रैक है ही नहीं, ठीक है। वो कहीं कहीं पे हमें जो है वो एक आध ट्रैक, उसका क्लाउड ट्रैक जो है वो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जब हमने रेडिएशन को एंटर किया हमने देखा कि ट्रैक कौन सा बना है, बहुत कंटिन्यूस बना, तो हमने डिटेक्शन भी कर ली कि ये तो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं।
अगर थोड़ा डिसकंटिन्यूस हो चुका है जो पाथ है, तो हम कहेंगे कि क्लाउड ट्रैक इसका थोड़ा डिसकंटिन्यूस है, तो हम कहेंगे ये बीटा पार्टिकल एंटर हुआ है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो है वो कोई भी डेफिनेट ट्रैक है ही नहीं और बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूस ट्रैक है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये गैमा रेज हैं। तो इसका मतलब है कि हम विल्सन क्लाउड चैम्बर से सिर्फ ये नहीं करेंगे कि हम ट्रैक की मेजरमेंट करेंगे, ट्रैक कौन सा है वो वाला ऑब्जर्व करेंगे, बल्कि ये भी ऑब्जर्व कर लेंगे कि रेडिएशंस जो हैं वो कौन सी आई हैं, ठीक है, उनकी नौयत क्या है, कौन सी रेडिएशन एंटर हुई है। तो इसकी मदद से डिटेक्शन भी हो जाती है, और इसके अलावा जो है वो साउंड जो सॉरी ट्रैक है उसको भी हम इजीली जो है वो मेजर कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।